हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन बेरी ई कॉमर्स एक्सपर्ट। और आज हम समझने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट एंड ग्रो ई कॉमर्स बिजनेस। आज हम बिल्कुल ओल्ड स्कूल स्टाइल में बोर्ड पे समझेंगे कि कैसे एक सेलर अपना बिजनेस स्टार्ट और ग्रो कर सकता है। खासकर मार्केट प्लेस की हम बात करेंगे Amazon, फ्लिपकार्ट एंड मीशो मार्केट प्लेस पे, क्योंकि हमारी कंपनी को इसमें 8 to 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है, इसलिए हम मार्केट प्लेस पे हमारी बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है। तो हम वही एक्सपर्टीज से आप लोगों को गाइडेंस आज इस वीडियो के थ्रू देने वाले हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सारा समझेंगे कि कैसे आप एक सेलर अपना बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर सकता है। तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो सभी न्यू सेलर्स के लिए या फिर अपकमिंग सेलर्स के लिए जो कि अपना बिजनेस Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो पे लेके आना चाहते हैं या अपने प्रोडक्ट अक्रॉस इंडिया सेल करना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टेप 1 सभी अपकमिंग या न्यू सेलर्स को ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लेना है, वो है कि सबसे पहले आप लोगों को डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। तो हम यहां पे लिख लेते हैं स्टेप 1 क्या रहेगा सभी सेलर्स का, प्रिपेयर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेसिकली 3 टाइप ऑफ मेजरली डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। कौन कौन से हैं वो डॉक्यूमेंट्स? फर्स्ट डॉक्यूमेंट है अपना जीएसटी सर्टिफिकेट, और ये मेन डॉक्यूमेंट है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट अपने स्टेट में, अपने सिटी में बैठ के अक्रॉस इंडिया सेल करने हैं तो सबसे मेजर रिक्वायरमेंट है आपकी जीएसटी सर्टिफिकेट। तो पहला आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लेके आना है। जीएसटी नंबर भी बोल सकते हैं इसे। जीएसटी का क्या फुल फॉर्म होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये आपको कहां से मिलेगा? आपके आसपास कोई भी लोकल अकाउंटेंट है, लॉयर है, सीए है, या ऑनलाइन भी कुछ कुछ वेबसाइट हैं जैसे indiafiling.com, wakilsearch.com, ऐसे कुछ कुछ वेबसाइट है ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। आपको आपके आसपास एरिया में कोई भी लॉयर, सीए मिल जाएगा। आप उनके थ्रू अपना जीएसटी सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं, अपना जीएसटी नंबर लेके आ सकते हैं। अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा आपको। हमारी टीम भी आपको जीएसटी नंबर लेने में हेल्प करती है और आपको जीएसटी सर्टिफिकेट जल्द से जल्द दिलाने का ट्राई करती है। सेकंड डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होगा? आप लोगों को एक बैंक अकाउंट चाहिए होगा। बैंक अकाउंट दोनों ही चलेगा, सेविंग्स भी चल जाएगा, करंट भी चल जाता है, पर रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप करंट अकाउंट से ओपन करिए बिजनेस, क्योंकि वही आपके बेटर रहेगा फ्यूचर में। तो सेकंड में भी रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट लिख देता हूं यहां पे। बैंक अकाउंट अपने को रिक्वायरमेंट होगी सेलर अकाउंट रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। और थर्ड जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा आप लोगों को वो है अपना पैन कार्ड। तो पैन कार्ड जनरली सबके पास होता ही है। अगर आपका फर्म के नेम पे पैन कार्ड है वो भी चलेगा, अगर आप इंडिविजुअल नेम पे है, अगर आपकी सोल प्रोप्राइटर कंपनी है या पार्टनरशिप कंपनी है तो आपका पैन कार्ड खुद के नेम पे भी चल जाएगा। तो मेजरली ये 3 टाइप के डॉक्यूमेंट सभी नए सेलर्स को रिक्वायर्ड होते हैं अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। मेन चीज मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि जीएसटी नंबर, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, ये तीनों ही डॉक्यूमेंट एक ही पर्सन के होने चाहिए या फिर एक ही कंपनी के होने चाहिए। कई सेलर को ये डाउट होता है कि हम जीएसटी सर्टिफिकेट लगा दें, अपने फ्रेंड का बैंक अकाउंट डाल दें, खुद का पैन कार्ड डाल दें खुद का, तो क्या ऐसा चल जाएगा? तो मैं बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपका अगर जीएसटी नंबर और जीएसटी सर्टिफिकेट मिसमैच करेगा बैंक अकाउंट से तो मार्केट प्लेस एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। या फिर आपने बैंक अकाउंट किसी और का डाल दिया तो भी नहीं चलेगा। आपने अपने फादर का ही बैंक अकाउंट डाल दिया और जीएसटी नंबर आपके नाम पे है तो वो भी नहीं चलेगा। कुल मिला के ये तीनों डॉक्यूमेंट एक ही पर्सन या एक ही फर्म के होने चाहिए। तो ये 3 डॉक्यूमेंट मेजरली तीनों ही मार्केट प्लेस पे आपको रिक्वायरमेंट होंगे, Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो मार्केट प्लेस पे। उसके अलावा कई सेलर्स को ये डाउट होता है कि ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा क्या, या और कोई लाइसेंस भी चाहिए होगा क्या। तो मैं ये बता दूं, अभी मैं बात
बात कर रहा हूं सेलर अकाउंट क्रिएट करने की। मार्केट प्लेस पे एक सेलर अकाउंट क्रिएट होता है, बट वो अकाउंट क्रिएट तो इन डॉक्यूमेंट के बेस पे हो जाएगा, बट जब आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करने जाओगे, अपना प्रोडक्ट अपलोड करोगे, तो आपको कुछ कुछ अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे। अगर आपकी खुद की ब्रांड है तो, या फिर किसी और की ब्रांड है तो अप्रूवल लेना पड़ेगा, या फिर कुछ कुछ कैटेगरीज में चैलेंजेस होते हैं। जैसे अगर फूड कैटेगरी है तो आपको FSSAI लाइसेंस चाहिए होगा, या फिर अगर आप कोई चार्जर ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल कर रहे हैं किसी और ब्रांड का, तो आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होगा। ऐसे कुछ कुछ चाहिए होते हैं चीजें, वो थोड़ा सा हम आगे वीडियो में समझेंगे। बट अभी के तौर पे स्टेप 1 पे ये 3 मेजर डॉक्यूमेंट सभी को चाहिए होगा। अब बात कर लेते हैं स्टेप 2 की। तो स्टेप 2 में मेजर रिक्वायरमेंट होगी, जो भी आप प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करेंगे उसकी फोटोग्राफ चाहिए होगी, और फोटोग्राफ होनी चाहिए हाई क्वालिटी इमेजेस। तो फोटोग्राफ आप अपने आसपास कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर है उससे भी क्लिक करवा सकते हैं, या फिर मार्केट में ऐसी बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनियां हैं जो कि ई-कॉमर्स फोटोग्राफी करती हैं, तो आप उनसे भी क्लिक करवा सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा ही लो बजट है आपका, बहुत ज्यादा ही बजट टाइट है स्टार्टिंग में, तो आपके पास अगर कोई अच्छा कैमरा है, अच्छा फोन है, तो आप खुद भी क्लिक कर सकते हैं, और फिर उसे किसी अच्छे AI टूल से, कैनवा से, या और भी मार्केट में कुछ कुछ AI टूल्स आ गए हैं, उनसे आप अच्छे तरीके से एडिट करवा सकते हैं। तो स्टेप 2 में यहां पे लिख दूं, क्लिक इमेजेस ऑफ प्रोडक्ट मतलब जो भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन सेल करेंगे उसके इमेजेस चाहिए होगी, हाई क्वालिटी इमेजेस। तो मान के चल रहा हूं मैं कि आप हाई क्वालिटी इमेजेस कहीं से आपने अरेंज कर ली, या आपने प्रोफेशनली उसको क्लिक करवा ली। अब जैसे ही आपके पास इमेजेस आ जाती हैं, स्टेप 3 क्या होगा हमारा? स्टेप 3 होगा हमारा लिस्टिंग करना। बट जैसे ही हम लिस्टिंग करेंगे, उससे पहले का कोई एक प्री स्टेप भी है, वो है कि जैसा भी आपका प्रोडक्ट का नेचर होगा उसके हिसाब से हमको अप्रूवल्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो मैं स्टेप 3 में लिख रहा हूं ब्रांड अप्रूवल, या फिर आपके खुद के ब्रांड का है तो इसे कई बार GTIN भी बोला जाता है, GTIN या फिर GTIN एग्जेम्पशन, ये अमेजोन पे लगता है, आपने सुना होगा। मैं और समझा देता हूं इसको। ब्रांड अप्रूवल मतलब अगर आप किसी और का ब्रांड सेल करेंगे मार्केट प्लेस पे, फॉर एग्जांपल मैं एक दिल्ली का सेलर हूं जो कि टी-शर्ट होलसेल करता हूं या शॉप है, और मैं किसी और ब्रांड की टी शर्ट सेल कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं लिवाइस की टी शर्ट सेल कर रहा हूं या प्यूमा की टी शर्ट सेल कर रहा हूं, तो मुझे लिवाइस या प्यूमा जो भी ये फेमस ब्रांड हैं, इनसे ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लेना पड़ेगा, जो हमारा ब्रांड अप्रूवल के अंदर आ जाएगा, कि हमें एक तरीके से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और उसके अलावा कुछ कुछ अगर छोटे ब्रांड्स भी हैं तो भी आपको GST परचेज इनवॉइस चाहिए होगा जब आप किसी और का ब्रांड सेल कर रहे हो। तो वो परचेज इनवॉइस चाहिए होगा, और वो मिनिमम इनवॉइस आपका 10 क्वांटिटी का इनवॉइस होना चाहिए। मतलब जिससे भी आप, फॉर एग्जांपल मैं लिवाइस सेल कर रहा हूं तो मैंने कहीं से ना कहीं से तो लिवाइस की टी शर्ट परचेज करी होगी, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा या जो भी मेरे को ब्रांड का पर्सन जिससे मैं खरीदूंगा, उससे मैं प्रॉपर एक GST परचेज इनवॉइस लूंगा, और वहां पे उस पार्टी का, उसकी कंपनी का, उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस, उसका GST नंबर सब मेंशन रहेगा, साथ में मेरा भी फर्म का नंबर, एड्रेस और GST नंबर, सारा उस बिल पे मेंशन होना चाहिए, और मिनिमम 10 यूनिट के लिए वो बिल होना चाहिए। तो कुछ कुछ छोटी ब्रांड्स में आपका ब्रांड अप्रूवल इनवॉइस लगता है, और कई बड़ी ब्रांड्स में इनवॉइस प्लस आपका ऑथराइजेशन लेटर दोनों लगता है। और मान के चलिए थर्ड केस ऐसा होता है जिसमें प्रोडक्ट आपकी खुद की ब्रांड का है। मान के चलिए मेरा एक नाम है, फॉर एग्जांपल रॉयल कलेक्शन मेरी शॉप का नाम है, मेरी फर्म का नाम है, तो मैं सेल कर रहा हूं रॉयल टी शर्ट के नाम से। तो रॉयल टी शर्ट के नाम से अगर मैं सेल करूंगा तो मुझे फ्यूचर में चल के ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। और अगर ऐसी कैटेगरी है जो कि थोड़ी सी रिस्की है, फूड की कैटेगरी है या इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी है, वहां पे तो मुझे डे 1 पे ही अपना ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट मार्केट प्लेस को देना पड़ेगा। तो थर्ड चीज क्या हो गई हमारी, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट अगर मेरे पास है तो मैं दे दूंगा मार्केट प्लेस को। अगर मेरे पास ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट नहीं है तो इनिशियल स्टेज पे मैं GTIN एग्जेम्पशन भी ले सकता हूं। तो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट चाहिए होगा
अगर आपकी ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है, कुछ कुछ कैटेगरीज में, इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी हो गई या फूड की कैटेगरी हो गई, कॉस्मेटिक हो गया, उसमें डे 1 पे ही आपका ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट मांग लेगा मार्केट प्लेस। और अगर आपकी ऐसी कैटेगरी है जैसे क्लोथिंग है, होम डेकोर है, अगर इस तरीके की आपकी कैटेगरी है तो आपका अप्रूवल बेस पे भी आपके प्रोडक्ट पे आपका बस ब्रांड नेम प्रिंटेड होना चाहिए और उसकी हम 4-5 इमेजेस मार्केट प्लेस को सबमिट करेंगे। उसके बेस पे हम उनसे अप्रूवल ले लेंगे, ब्रांड अप्रूवल खुद की ब्रांड का ही, जिसे GTI एग्जेम्पशन भी बोला जाता है अमेजोन पे, और एक कैटलॉग ऑथराइजेशन लेटर या कैटलॉग ऑथराइजेशन भी बोला जाता है अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस पे। तो आप जब एक्चुअल में करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये एकदम मैं ओवरव्यू समझा रहा हूं आपको कि किस तरीके से वर्क होगा। तो लिस्टिंग इमेजेस आते ही हमें ये अप्रूवल के लिए देखना पड़ेगा, जैसे भी हमारा नेचर ऑफ प्रोडक्ट होगा, जैसे भी हमारी कैटेगरी होगी। और जैसे ही हमारे पास अप्रूवल आ जाता है तो स्टेप 4 हो जाएगा अपना, प्रोडक्ट की हम क्या करेंगे, लिस्टिंग्स करेंगे। ठीक है, तो लिस्टिंग क्या होता है? लिस्टिंग का मतलब है टू लिस्ट योर प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्लेस। आपके जो भी प्रोडक्ट होंगे वो आप अपलोड करेंगे मार्केट प्लेस पे, उसके बारे में उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसके फीचर्स लिखेंगे, उसका क्या कलर है, क्या साइज है, XYZ डिटेल्स होती है वो लिखेंगे, और साथ में उसकी क्या MRP है, क्या प्राइसिंग है, कितना डायमेंशन है, ऐसे बहुत सारी चीजें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है जो लिस्टिंग के टाइम हमें इंफॉर्मेशन मार्केट प्लेस को देनी पड़ती है। वो सारी इंफॉर्मेशन आप मार्केट प्लेस को दोगे। उसके साथ साथ इसमें सर्च कीवर्ड्स का भी बहुत बड़ा रोल आ जाता है। ऐसे आपको कीवर्ड्स, हाई सर्च कीवर्ड्स, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स लिस्टिंग करते टाइम बैकएंड पे अपलोड करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, जिससे आपको उम्मीद है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को सर्च करेगा। तो वो वाला पार्ट भी आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। साथ में आपके प्रोडक्ट का डिटेल डिस्क्रिप्शन, आपके की फीचर्स, बुलेट पॉइंट्स, ये सब भी बना के हम लिस्टिंग्स में डालेंगे, जिससे हमारी लिस्टिंग की क्वालिटी इनहेंस हो, बढ़िया लिस्टिंग हो। आज के टाइम पे कंपटीशन मार्केट में काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, तो अब आपको ठीक ठाक काम से एकदम आपने नॉर्मल सा टाइटल डाल दिया, नॉर्मल डिस्क्रिप्शन डाल दिया, तो उसमें मार्केट प्लेस में आपकी विजिबिलिटी काफी पीछे की तरफ होती है। तो आपको एकदम जैसे कंपटीशन वर्क कर रहा है, जिस तरीके से अच्छे सेलर, एस्टेब्लिश सेलर लिस्टिंग करते हैं, वैसा ट्राई करना है कि आपको प्रोडक्ट बेस्ट से बेस्ट लिस्ट करना है। इसलिए आपकी इमेजेस भी बेटर होनी चाहिए और आपके लिस्टिंग्स में जो भी रिक्वायर्ड वहां पे इंफॉर्मेशन फिल हो रही है वो भी आपको केयरफुली और एकदम अच्छे से फीड करना है। तो एक बार को अगर हमने लिस्टिंग कर दी प्रॉपर, तो होपफुली आपको ग्रेजुअली मार्केट प्लेस से इनिशियल ऑर्डर्स मिलने लग जाएंगे। अच्छा, ऑर्डर्स आने की कोई गारंटी नहीं होती है। कई सेलर, कई व्यूअर्स हमसे पूछते हैं कि सर क्या डे 1 पे लिस्टिंग करते ही ऑर्डर आ जाता है या कितना टाइम बाद ऑर्डर आता है? तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है। कई सेलर्स को डे 1 पे या फर्स्ट वीक में ही जनरली ऑर्डर्स मिल जाते हैं, और काफी सारे सेलर्स को 10 दिन, 15 दिन या एक महीने तक भी ऑर्डर नहीं मिलता। तो ये पूरा डिपेंड करता है कि सेलर को कितने ऑर्डर्स मिलेंगे, कितना जल्दी मिलेगा। ये पूरा डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का आपने वर्क करा हुआ है। इसमें वर्क में सारी चीजें आ जाती हैं, किस क्वालिटी की आपने इमेजेस डाली हैं, किस क्वालिटी की आपकी लिस्टिंग करी है, साथ में आपकी प्राइसिंग क्या है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। उसके अलावा प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपको ऑर्डर्स कितने मिलेंगे, कितने जल्दी मिलेंगे, कम मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। तो एक बार आपको मार्केट में, फील्ड में कहते हैं ना, उतर के ही पता लगेगा कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो स्टेप 5 में आ जाएगा हमारा, जैसे ही हमें इनिशियल ऑर्डर्स मिलने लग जाएंगे तो हमारा वर्क क्या होगा, हमको जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको प्रॉपर्ली पैक करना पड़ेगा, और पैक करके हमारा जो भी शॉप है, वेयर हाउस है, या घर से जहां से भी आप कर रहे हैं ई कॉमर्स बिजनेस, वहां पे रखना पड़ेगा। और जिस भी मार्केट प्लेस से आपको ऑर्डर आएगा वहां का कुरियर पर्सन आपके घर पे, शॉप पे विजिट करेगा और वो ऑर्डर पिकअप करके लेके जाएगा और कस्टमर को डिलीवर करेगा। तो स्टेप 5 में ऑर्डर, प्रोसेस एंड डिस्पैच। ठीक है, स्टेप 5 में आगे अपना ऑर्डर प्रोसेस करना है आपको, और आपको हैंडओवर करना है, तो वो डिस्पैच कंप्लीट हो जाएगा। तो जनरली ये 5 स्टेप रहते हैं ई कॉमर्स बिजनेस में। अच्छा, इसके बाद भी कुछ स्टेप होते हैं, वो भी मैं बता देता हूं आपको। तो स्टेप 5 में हमने ऑर्डर को पैक कर दिया, डिस्पैच कर दिया। अब आपका कुरियर वाला आएगा, आपके यहाँ से पिकअप करेगा, सेलर के यहाँ से प्रोडक्ट पिकअप करेगा और कस्टमर को डिलीवर कर देगा। जैसे ही प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, कस्टमर को 10 to 15 डेज में सेलर के पास पेमेंट आ जाता है। जनरली अब डिलीवरी डेट से
10 डेज पकड़ के चलिए। सब मार्केट प्लेस का थोड़ा सा आगे पीछे होता है, कईयों का 7 दिन में होता है, कईयों का 10 दिन में होता है, कईयों का 3 4 5 दिन में भी हो जाता है। और ये अभी आपको आगे चल के आपके लेवल पे भी होता है, मतलब सेलर लेवल अगर बेसिक है तो थोड़ी लेट पेमेंट आती है, थोड़ी एडवांस है आपके या प्रीमियम है तो जल्दी पेमेंट आ जाती है। तो वो बात की बातें, पर जनरल मोटा मोटी आप पकड़ के चलिए कि डिलीवरी होने के बाद 7 से 10 दिन में आपको पेमेंट आ जाएगा। तो पेमेंट आ जाता है तो वेल एंड गुड, ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है, अपनी ऑर्डर डिस्पैच हो जाता है और डिलीवर हो जाता है, तो सेल कंप्लीट हो जाती है। बाय चांस किसी भी रीजन की वजह से अगर आपका ऑर्डर बिना डिलीवरी के वापस आ जाता है, मतलब डिलीवर ही नहीं होता है, तो उसे हम बोलते हैं कुरियर रिटर्न। कुरियर रिटर्न के केस में आपकी सेल तो जीरो हो जाती है क्योंकि वो कस्टमर ने एक्सेप्ट ही नहीं करा, बट आपकी कोई भी किसी भी तरीके की मार्केट प्लेस पेनल्टी नहीं लगाता है। बट दूसरा केस होता है आपका कस्टमर रिटर्न, जहां पे आपका प्रोडक्ट एक बार तो कस्टमर को डिलीवर हो जाता है, बट किसी भी XYZ रीजन की वजह से उसको अगर पसंद नहीं आया, उसका साइज समझ नहीं आया, कलर डिफरेंट लगा, क्वालिटी समझ नहीं आई, और उसने किसी भी रीजन की वजह से अगर रिटर्न करा, तो वो होता है कस्टमर रिटर्न। और जब भी ऑर्डर कस्टमर रिटर्न होता है तो सेलर को काफी हैवी पेनल्टी बियर करनी पड़ती है एक ही मार्केट प्लेस के एक ही रिटर्न ऑर्डर पे। तो जनरली क्या होती है, आपकी फॉरवर्ड शिपिंग फीस लगती है और उसके बाद आपकी बैकवर्ड शिपिंग फीस लगती है। इसके अलावा भी कुछ कुछ टैक्सेस या फिक्स फी होती है। तो लगभग 150 से 200 रुपीज माइनस में पेनल्टी लगती है एक कस्टमर रिटर्न पे। अलग अलग मार्केट प्लेस के अलग अलग फीस हैं, वो हम बाद में समझ लेंगे, बट अभी आप मोटा मोटी पकड़ के चलिए 150 to 200 रुपीज आपके एक कस्टमर रिटर्न पे लग जाते हैं। बट डरने वाली बात नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही नेगेटिव चीज है। हाँ, मानता हूं थोड़ी नेगेटिव है, बट इसको मैनेज आप कर सकते हैं, और कैसे करेंगे वो हम आपको फ्यूचर में आने वाले वीडियोस में गाइड कर देंगे। तो स्टेप 6 में एक क्या हो जाता है कि बाय चांस आपका कोई प्रोडक्ट रिटर्न आता है, कस्टमर रिटर्न, बट उसके अलावा वो रिटर्न तो आया बट वो डैमेज हुआ, डिफेक्टिव हुआ, या कस्टमर ने यूज करके भेज दिया, तो अब वो प्रोडक्ट आपके कुछ काम का नहीं है, तो आपको रिटर्न का क्लेम फाइल करना पड़ता है। जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम होता है, वैसे ही सेलर के पास होता है रिटर्न क्लेम फाइल करने का ऑप्शन। तो स्टेप 6 में क्या आ जाएगा, स्टेप 6 में आ जाएगा अपना रिटर्न क्लेम फाइलिंग। अगर रिटर्न क्लेम फाइल सेलर करता है, इसमें जो भी डिफेक्टिव डिफरेंट प्रोडक्ट कस्टमर से सेलर को रिसीव होता है, उसकी वो 4-5 तरीके की फोटो क्लिक करता है। जो भी प्रोडक्ट होता है उसकी लेबल की फोटो लेता है, उसकी पॉकेट, उसकी पॉली बैग, या जो भी जिस भी पैकेट में वो रिटर्न आता है उसकी हम फोटोज लेते हैं, सेलर फोटो लेता है और वो मार्केट प्लेस को सबमिट करता है। मार्केट प्लेस को जैसे ही वो सबमिट करता है तो मार्केट प्लेस देखता है, अगर सेलर का क्लेम जेन्युइन है, उसे लग रहा है हाँ इसमें सेलर की कोई गलती नहीं है, तो लगभग 70 to 80% का सेलिंग प्राइस का अमाउंट वो रिम्बर्स कर देता है। और अगर मार्केट प्लेस को लग जाता है कि ये जेन्युइन नहीं है क्लेम, ये तो सेलर की ही गलती लग रही है, वो लोग डिसीजन लेते हैं जैसा भी ले, बट अगर वो सेलर की गलती मानते हैं तो कई केस में वो क्लेम को रिजेक्ट भी कर देते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, सेलर्स को आना चाहिए कि कैसे वो केयरफुली अपना रिटर्न क्लेम फाइल करें, जिससे उनको रिम्बर्समेंट इजीली मार्केट प्लेस दे दे। स्टेप 6 के बाद आ जाता है स्टेप 7, और स्टेप 7 में क्या रहता है सेलर का रोल। अब उसको ऑर्डर्स इनिशियल आ रहे हैं, उसको क्लेम डाल दिया उसने, तो अब नेक्स्ट स्टेप सेलर क्या सोचता है कि अब उसको बिजनेस बढ़ाना है, उसको ऑर्डर्स बढ़ाने हैं। तो स्टेप 7 में क्या आ जाता है, प्रमोशन या फिर एडवर्टाइजमेंट। मार्केट प्लेस पे डिफरेंट तरीके के डिस्काउंट प्रमोशन चलते हैं या फिर कूपन्स चलते हैं, जिसमें सेलर अपने प्रोडक्ट पे अलग अलग डेज में, जैसे रिपब्लिक डे सेल आई या वैलेंटाइन डे सेल आई, उसमें पार्टिसिपेट करवाता है। वहां पे वो 5%, 10%, 15% ऐसे ओकेजनल सीजनल डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकता है। ये प्रोवाइड करने से क्या होता है, थोड़ा सा कस्टमर अट्रैक्ट करता है। कई कस्टमर प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करके रखते हैं, तो उनके पास नोटिफिकेशन जाता है कि सेलर ने अपनी प्राइस ड्रॉप करी है, या फिर ये हमारी सेल इवेंट आ रहा है, आप इसमें शॉपिंग करिए ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, मार्केट प्लेस भी टीवी पे भी बड़ी सेल्स में तो एडवर्टाइजमेंट चलवाते हैं। कई बार अमिताभ बच्चन ऐड कर रहा है, आलिया भट्ट ऐड कर रही है, वो बोल रही है कि ये देखिए हमारी दिवाली सेल आने वाली है, बिग बिलियन डे सेल आने वाली है, अमेजॉन पे ग्रेट इंडियन से डे सेल आने वाली है। तो इस तरीके के डिफरेंट इवेंट्स के हिसाब से डिफरेंट सेल चलती है। तो सेलर्स की वर्क रहता है, रोल रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो प्रमोशन में ऑप्ट
मेंटेन करें टाइम टू टाइम, जिससे कि उनकी जो रेगुलर ऑर्डर्स हैं उसमें थोड़ी सी पुश मिल सके, थोड़ा सा ग्रोथ मिल सके। प्रमोशन हो गया। अब उसके बाद एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट होता है मार्केट पे पेड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ये पेड एडवर्टाइजमेंट होता है ये एक सेलर किसी भी टाइम चला सकता है। ऐसा नहीं है कि उसे कोई सेल आने का इंतजार करना है, उसको एनी टाइम वो अपना एडवर्टाइजमेंट चला सकता है। इस एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, सेलर के पास एक ऑप्शन होता है कि कुछ अमाउंट पे करके एक नया सेलर भी अपने नए प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे रैंक करवा सकता है, लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड क्लिक्स के लिए। कैसे होता है ये मैं जनरली एक समरी बता देता हूं आपको। तो मैं एज ए सेलर, अगर मेरी कोई टी शर्ट की मैंने लिस्टिंग करी है और मेरी अभी ऑर्गेनिकली लिस्टिंग अगर मान के चलिए पीछे से 10th पेज पे आ रही है या फिर 1000वें रैंक पे है, वहां पे कस्टमर पहुंचेगा नहीं, कस्टमर शॉपिंग करता है टॉप 3 पेजेस पे, तो मैं उस पे क्या करूंगा, 1000 रुपीज फ्लिपकार्ट को दूंगा। फ्लिपकार्ट मुझे 1000 रुपीज के बिहाफ पे मुझे 1000 क्लिक्स प्रोवाइड कर देगा। तो 1000 क्लिक्स तक मेरा प्रोडक्ट फर्स्ट या सेकंड पेज पे एडवर्टाइजमेंट में शो होने लगेगा। अच्छा, वो एडवर्टाइजमेंट ऐसा होता है कि जनरली कस्टमर को पता ही नहीं लगता, बहुत छोटा सा लिखा आता है स्पॉन्सर्ड, तो वहां पे कस्टमर को पता नहीं लगता कि ये एडवर्टाइजमेंट है, ये उसको लगता है जनरली उसने लिखा ब्लैक राउंड टी शर्ट, तो उसी सर्च रिजल्ट में आपका एड की तरह आपका नए सेलर का भी प्रोडक्ट शो हो जाता है। और जैसे ही कस्टमर उस पर क्लिक करेगा तो आपका जो 1000 रुपीज का बजट है उसमें एक क्लिक आया तो उससे 1 रुपी डिडक्ट आ जाएगा, 10 डिफरेंट क्लिक्स आ गए तो 10 अपने रुपए डिडक्ट हो जाएंगे। और ऐसे ही 1000 क्लिक जब तक नहीं आते जब तक मेरा प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे ही रैंक करेगा। तो ये एक काफी अच्छा तरीका है नए सेलर्स को जल्दी ग्रो करने का। हाँ, ये इसमें थोड़ा खर्चा होता है, और किस बिजनेस में खर्चा नहीं होता है, हर बिजनेस में मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो वैसे ही हमारे ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट क्रूशियल और इंपॉर्टेंट मार्केटिंग का जरिया है, जो टाइम टू टाइम सेलर्स को करना पड़ता है, और बड़े सेलर्स तो इसको रेगुलर बेस पे ही करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट भी 7th स्टेप में आपको प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट दोनों एक सेलर को करना पड़ेगा टू ग्रो देयर बिजनेस एज वेल एज डेली ऑर्डर्स एंड सेल्स। अब बात कर लेते हैं स्टेप 8 की। स्टेप 8 में क्या होता है, इस पूरे बिजनेस को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस को, तो डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं। कभी आपकी कोई लिस्टिंग इनएक्टिव हो जाती है, कभी आपका पिकअप नहीं होता है, कभी आपकी कुछ अप्रूवल में दिक्कत आ जाती है। ऐसे XYZ इसमें चैलेंजेस और दिक्कतें आती रहती हैं। उसके लिए आपको सेलर सपोर्ट पे टिकट क्रिएट करना पड़ता है या फिर केस रेस करना पड़ता है। तो स्टेप 8 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और एक सेलर को रेगुलर बेस पे करना पड़ता है, वो है आपका टिकट। मतलब टिकट को इजी लैंग्वेज में बताऊं या फिर केस क्रिएट, ये मतलब हो गया कि हम कंप्लेंट डालेंगे कि हमारा ये चीज दिक्कत हो गई, आज हमारा पिकअप नहीं हुआ, तो हमारी इसमें एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होती है, वो इंपैक्ट नहीं करे, इसलिए हम बता देंगे कि देखो हमारा पिकअप नहीं हुआ, हमने पैक करके रखा था पर डिलीवरी वाला ही टाइम पे लेने नहीं आया। या फिर कोई हमारी लिस्टिंग अच्छी सेल हो रही है, उसमें कुछ इश्यू आ गया, उसकी वजह से वो उसकी सर्च रिजल्ट में नहीं दिख रही, सर्च सरप्राइज्ड हो गई है या ब्लॉक हो गई है, तो भी हम कंप्लेंट रेस करके सेलर सपोर्ट से रिजॉल्व करवाने का ट्राई करते हैं। तो जो भी तरीके की दिक्कत आती है, जिस भी मार्केट प्लेस पे दिक्कत आती है, आपको ये टिकट क्रिएट और केस रेस करना पड़ता है और फिर उस पे वर्क होता है और वो आपकी इशू मार्केट प्लेस का सेलर सपोर्ट जो होता है वो रिजॉल्व करवाने का ट्राई करता है। तो स्टेप 8 के बाद अगर आपका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है तो आपको ढंग से उसे मॉनिटर करना है, और आपको ग्रो करवाने के लिए आपकी जो प्रॉपर जो इन्वेंट्री है उसकी जो लिस्टिंग्स होती है, मतलब आप मल्टीपल प्रोडक्ट ऑनलाइन लिस्ट करते हो, अगर मान के चलिए अगर आपने 20 प्रोडक्ट लिस्ट करे तो जनरली हमने यही देखा गया है कि 5 to 6 प्रोडक्ट मैक्सिमम, मतलब पूरे बिजनेस का 20 to 30% आपके पूरे लिस्टिंग्स की एसक्यूज जो होती हैं उसी से आपको मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस आता है। अब जो बाकी की जो एसक्यू होती है 60 to 70%, जिनसे या तो बहुत ही कम बिजनेस आता है और कई बार जीरो बिजनेस, मतलब बिल्कुल भी बिजनेस नहीं आता, तो सेलर ट्राई करता है कि मेरी जो रुका हुआ लिस्टिंग से रुके हुए जो प्रोडक्ट है उनको भी मैं मार्केट प्लेस पे बेचूं, तो उनको भी मैं कुछ ना कुछ करूं। तो उसके लिए सेलर को क्या करना पड़ता है वो मैं बता देता हूं। स्टेप 9 में उसको उसके प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो है उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, ठीक है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या होता है, आपकी जो एग्जिस्टिंग लिस्टिंग है उसके आप कीवर्ड्स बदलते हो, उसका डिस्क्रिप्शन में कुछ गलतियां हैं उसको आप करेक्ट करते हो, उसके बुलेट पॉइंट, की फीचर्स, ऐसे कुछ कुछ इंटरनल चीजें बैकएंड पे आपने जो डेटा डाल रखा है उसको आप चेंज करते हो और उसमें हाई सर्च कीवर्ड्स डालने का ट्राई करते हो। अलग अलग टूल्स भी आते हैं, उसको भी यूज कर सकते हो आप, और गूगल सर्च या मार्केट प्लेस के प्लेटफॉर्म को भी एज ए सर्च इंजन करके उससे भी जो कीवर्ड्स
प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप अपनी लिस्टिंग्स और इसमें फीड कर सकते हो, डाल सकते हो। और जैसे ही आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करते हो तो आपको आपकी विजिबिलिटी थोड़ी बेटर हो जाती है अगर आपने वो प्रॉपरली करा हुआ है। और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के बाद भी अगर आपकी विजिबिलिटी बेटर ना हो तो आप थोड़ा बहुत प्राइसिंग में भी चेंज कर सकते हो। प्राइसिंग में थोड़ा सा अप एंड डाउन करने में, जनरली थोड़ी सी डाउन करने में, 1-2% डाउन करने में भी आपको थोड़ी विजिबिलिटी मार्केट प्लेस कई बार इंक्रीज कर देता है। तो मतलब बहुत सारा आपको हाथ पैर मारना पड़ता है आपके रुके हुए प्रोडक्ट या रुकी हुई लिस्टिंग्स को चलाने के लिए। तो स्टेप 9 तक मैंने जो भी एक सेलर का, एक नॉर्मल सेलर का वर्क, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सब मेजॉरिटी ऑफ द जो वर्क है वो मैंने आपको बता दिया है बोर्ड पे। अब जो लास्ट स्टेप है वो है आपके बिजनेस को आपको कंटिन्यूस मॉनिटर करना पड़ेगा। कई सेलर्स ऐसा सोचते हैं कि हम इस बिजनेस को एज ए साइड बिजनेस स्टार्ट कर ले और फिर हम इसको फ्यूचर में चल के इसको मेन बिजनेस बना लेंगे। बट उन सेलर्स के संग क्या चैलेंजेस आ जाता है कि वो इस बिजनेस को प्रॉपरली मॉनिटर नहीं कर पाते। तो अगर आपको ऐसा कोई चैलेंज आ रहा है कि आप इस बिजनेस को टाइम नहीं दे सकते तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप या तो किसी को रखें जो आपके बिजनेस को मॉनिटर करे, या फिर अगर आप रख भी नहीं रहे हैं और आप खुद भी मॉनिटर नहीं कर रहे हैं तो मेरा यही सजेशन है कि आप ये बिजनेस स्टार्ट नहीं करें तो ही बढ़िया है। क्योंकि इसमें बहुत सारे मल्टीपल वर्क होते हैं, टेक्निकल वर्क, एनालिटिकल वर्क, फिजिकल वर्क, पैकिंग वर्क, बहुत सारे तरीके के वर्क होते हैं। ये फुल फ्लेज बिजनेस है, ये कोई पार्ट टाइम जॉब या पार्ट टाइम बिजनेस की तरह आप ई कॉमर्स को शायद ही सक्सेसफुली रन कर पाओगे लॉन्ग टर्म तक। हाँ, कुछ 2, 4, 6 महीने तक आप फिर भी शायद कर सकते हो, बट फ्यूचर में अगर आप इस बिजनेस को सीरियसली अगर आपको करना है तो इसमें स्टेप 10 में वही है कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग आपको करनी पड़ेगी। तो स्टेप 10 हमारा लास्ट स्टेप है जिसमें मैं लिखूंगा मॉनिटरिंग। ठीक है, तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग मतलब प्रॉपर, जैसे ऑफलाइन बिजनेस होता है या कोई अदर बिजनेस होता है जिसमें, या फिर शॉप होती है जिसमें मालिक गल्ले पे बैठ के ध्यान रखता है सारी चीजों का कि क्या, कौन पेमेंट दे रहा है, कौन पेमेंट नहीं दे रहा, या कब कस्टमर आ रहा है, कब नहीं आ रहा, कितना माल बिक रहा है, कितना नहीं बिक रहा। तो इस तरीके से ऑनलाइन में भी आपको पूरी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। तो जो ये 10 स्टेप 10 स्टेप मैंने अभी समझाए हैं, ये जनरली एक सेलर को करना पड़ता है इस ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और साथ में ग्रो करने के लिए। तो बाय चांस आप में से कोई ऐसा सेलर है, अपकमिंग सेलर, जो करना तो चाहता है बट उसके पास टाइम नहीं है या फिर उसको इतनी नॉलेज नहीं है, इतना टेक्निकल साउंड नहीं करता, तो वो क्या कर सकता है इस केस में, वो भी मैं बता देता हूं। उसका भी सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन ये है कि आप इस बिजनेस को अगर आप प्रोफेशनली सीरियसली रन करना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं तो 2 तरीके से जनरली आप इस बिजनेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहला क्या तरीका है? पहला तरीका यह है कि आप कोई प्रोफेशनल एम्प्लॉय रखिए जो कि आपके बिजनेस को प्रॉपरली वर्क करे। कोई ग्रेजुएट, पढ़ा लिखा, इंग्लिश मीडियम का बंदा आप उसको हायर करिए, आपके आसपास आपके सिटी में अगर मिल जाता है, और अगर उसको ई कॉमर्स की नॉलेज है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि ई कॉमर्स की नॉलेज होगी तभी वो प्रॉपरली आपको प्रोफेशनली सपोर्ट कर पाएगा। क्योंकि आप खुद नए हो, आपको खुद को तो नॉलेज है नहीं, तो अगर किसी और को, वर्कर को नॉलेज होगी, कोई आपके एम्प्लॉय को नॉलेज होगी तो ही वो बेटर तरीके से इनपुट दे पाएगा। बाय चांस अगर आपको ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है या फिर अगर आपको इतना, आपके पास बजट नहीं है, क्योंकि आप अगर कोई एम्प्लॉय रखोगे तो एटलीस्ट आपसे 12 to 15,000 तो मिनिमम सैलरी चार्ज करेगा ही करेगा, अगर कोई वो ग्रेजुएट पढ़ा लिखा बंदा होगा तो। और अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप कंटिन्यूस बेस पे मंथ ऑन मंथ इतनी सैलरी देना अफोर्ड नहीं कर सकते, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है अपना कि आप किसी सर्विस प्रोवाइडर से मैनेजमेंट सर्विस ले सकते हैं। ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उससे आप मैनेजमेंट सर्विस ले सकते हैं। सर्विस जो कि सारा आपका टेक्निकल वर्क संभाल लेता है। जैसे कि ये सर्विस प्रोवाइडर, हम भी आपको, हमारी टीम का भी एक एम्प्लॉय दे देते हैं जो कि एज ए अकाउंट मैनेजर आप लोगों के लिए वर्क करता है। और आपका जो भी आपने ये स्टेप देखे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, लाइक रजिस्ट्रेशन से में वो हेल्प करेगा, उसके बाद आपके अप्रूवल में वो हेल्प करेगा, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स वो करेगा, उसके बाद आपका ऑप्टिमाइजेशन वो करेगा। ऑर्डर्स आता है तो आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग की लाइव
ट्रेनिंग देगा, उसके बाद अगर आपका कोई प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो वही आपका रिटर्न क्लेम फाइल करेगा, उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट चलाएगा, प्रमोशन में पार्टिसिपेशन करवाएगा, आपको सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट मार्जिन सेट करने में भी आपकी हेल्प करेगा। तो ये सारा हम कंप्लीट पैकेज एक प्रोवाइड करते हैं। हमारे जैसे वैसे और भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, बट यहाँ पे मैं दूसरों की बात नहीं करूंगा, मैं हमारी कंपनी और हमारी टीम की बात करूंगा। तो हम भी एक प्रोफेशनल ई कॉमर्स एक्सपीरियंस एम्प्लॉय आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जो आपको ये पूरी कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट सर्विस हम एक पैकेज में सेल करते हैं कुछ अमाउंट के बेस पे। वो अमाउंट आपका जो ये आप प्रोफेशनल एम्प्लॉय रखेंगे इससे तो काफी कम होगा, क्योंकि आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तभी आप ये ले रहे हैं। तो काफी आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे आप 10, 12, 15 हजार रुपए महीना आपको देना पड़ेगा और यहाँ पे हम आपको बेटर वे में सर्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको अगर ये सारे स्टेप देख के लगाओ कि यार स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 10 ऐसे इतना सब अकेला मैं कैसे मैनेज करूंगा या मुझे तो नॉलेज ही नहीं है, तो आप सभी व्यूअर्स या अपकमिंग सेलर्स के लिए मैनेजमेंट सर्विस ये हमारी जिसे हम बोलते हैं कंप्लीट अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस काफी बेटर रहेगी। स्क्रीन पे आप नंबर दिख रहा होगा आपको हमारी टीम का, आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसकी डिटेल ले सकते हैं और आपको ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी अगर आप ये मैनेजमेंट सर्विस ले लेंगे तो। ठीक है, अगर बाय चांस आप नहीं लेना चाहते मैनेजमेंट सर्विस तो मैं आपको 2 चीजें सजेस्ट करूंगा। पहला कि आप उसको सीखिए ई कॉमर्स बिजनेस को। हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी लॉन्च कर रखे हैं हमने फ्लिपकार्ट का, तो डिटेल 7 to 8 आवर्स का कोर्स है, आप उसको देखिए, उससे सीखिए, फिर छोटे लेवल पे चालू करिए, खुद से वर्क करिए और फिर सीख के आगे बढ़िए। पहला ऑप्शन ये है आपके पास। दूसरा ऑप्शन आपके पास अगर है तो वो है आप एम्प्लॉय रख लो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो एम्प्लॉय रख लो, और आपके दोनों ही अगर आपको सूटेबल ऑप्शन नहीं लग रहे हैं तो थर्ड बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए कि किसी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर से पेड अकाउंट मैनेजमेंट आप सर्विस ले लीजिए। कि जो प्लेटफॉर्म है लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो को वो मैनेज कर ले और आपको एक ई कॉमर्स बिजनेस में एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल जाए, जो कि हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, हमारी टीम आपको जरूर प्रोवाइड कर देगी। तो होपफुली आपको ये चीजें सारी समझ आ गई होंगी। फिर भी आपको किसी भी तरीके का दिक्कत, डाउट, कंफ्यूजन है तो नीचे आप कमेंट में अपना डाउट लिख सकते हैं, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। और उसके अलावा कोई भी आपको ट्रेनिंग चाहिए या फिर हमारी कंप्लीट अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस चाहिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो तीनों ही मार्केट प्लेस पे, तो भी आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।